Assalamualaikum dear students, welcome back to another lecture of CSS Inorganic Chemistry। और फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारे पास बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हम कवर कर चुके हैं। तो आज से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है हमारे पास एसिड्स एंड बेसिस। तो इसमें हमने जो जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। इसमें है ब्रीफ कंसेप्ट्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, देन एसिड बेस थ्योरीज इंक्लूडिंग सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेस concept, then relative strength of acids and bases, then significance of pH, pKa, pKb and buffer solutions, then theory of indicators, then solubility product and common ion effect and their industrial applications। तो ये टॉपिक्स हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशंस देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन है हमारे पास द रिएक्शन दैट डू नॉट गो टू कंप्लीशन एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड रिएक्ट टू रीफॉर्म द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। कि वो रिएक्शन जो कि कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता बल्कि प्रोडक्ट्स जो कि बन जाते हैं वो रीफॉर्म करते हैं रिएक्टेंट्स को, और इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे इस रिएक्शन से भी शो किया गया है, ये सिंबल है रिवर्सिबल रिएक्शन का। ये अब A+B जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट C+D बनाते हैं, जबकि C+D जो है वो रीफॉर्म करते हैं इन्हीं रिएक्टेंट्स को, और इस तरह इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। इसी तरह यहाँ ग्राफ से भी शो किया गया है कि यहाँ ये टाइम है और ये कंसनट्रेशन है। तो रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते होते प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती है, और एक स्टेज पे ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, जबकि प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन बढ़ रही है और एक स्टेज पे ये इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाते हैं। तो इस तरह रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, और इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो एग्जांपल्स हैं हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जबकि हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस जो है ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं और ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। द अबव रिवर्सिबल रिएक्शन शुड बी इन अ क्लोज्ड वेसल। और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं ये एक क्लोज्ड वेसल में होने चाहिए, जिसमें कंडीशंस जो हैं वो स्टेबल रहें और कंडीशंस जो हैं वो चेंज ना हो, तो तभी ये रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल है। अदरवाइज़ अगर किसी भी ओपन वेसल में ये रिएक्शंस हों तो वहाँ पे चूँकि कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए फिर वहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हमारे पास है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिन पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट कैन ओनली बी रीच्ड इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अ क्लोज्ड वेसल वेयर इन सब्सटेंसेस कैन नाइदर लीव नॉर एंटर। जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि क्लोज्ड वेसल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास स्टेबल कंडीशंस का होना ज़रूरी है एक इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शंस को एक रिवर्सिबल रिएक्शन को बनाने के लिए। तो हमारे पास क्लोज्ड वेसल होना चाहिए ताकि जो सब्सटेंसेस हैं वो या ना तो इस रिएक्शन को छोड़ सकें और ना उसमें मज़ीद सब्सटेंसेस जो है वो ऐड हो सके। सेकंड हमारे पास क्या कंडीशन है कि कैटलिस्ट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम अर्लियर बट इट डज़ नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। के कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि एक रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और ये सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ये जो है उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं लाते। तो कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम स्टेट को जल्दी अटेन करने में हेल्प करते हैं, और ये जो है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करते। थर्ड कंडीशन है हमारे पास द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड ओनली एज लॉन्ग एज द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर एटसेट्रा डू नॉट चेंज। कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम सिर्फ तब तक ही मेंटेन रहेगा जब तक कि रिएक्शन कंडीशंस जो है जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये चेंज ना हो। जब भी जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन जो है वो हम चेंज करें तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो मेंटेन नहीं रहेगा। इसके बाद है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? व्हेन देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि जब कोई ऑब्जर्वेबल चेंज ना हो कंसंट्रेशन में, ना तो रिएक्टेंट्स के और ना ही प्रोडक्ट्स के, यानी ऑब्जर्वेबल चेंज यानी जो हम ऑब्जर्व कर सकें। तो इस तरह के केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो टाइप्स में हमारे पास टू टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या है कि ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द रिएक्शन अकर ओनली इन वन फेज, के चाहे वो रिएक्टेंट्स हों चाहे प्रोडक्ट्स हों,
तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो सिंगल एक ही फेज़ में रहेंगे। जैसे कि अगर रिएक्टेंट्स गैशियस स्टेट में है तो प्रोडक्ट्स भी गैशियस स्टेट में हो, अगर रिएक्टेंट्स लिक्विड स्टेट में है तो प्रोडक्ट्स भी लिक्विड स्टेट में हो, अगर रिएक्टेंट्स सॉलिड स्टेट में है तो प्रोडक्ट्स भी सॉलिड स्टेट में हो। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल के ज़रिए शो किया है कि नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स अस नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। और हेट्रोजीनियस हमारे पास क्या है कि द रिएक्शन कंपोनेंट्स अगर इन 2 और मोर फेजेस के जो एक केमिकल इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस में हो। जैसे कि हमने एग्जांपल में से शो किया है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड फेज में है और इससे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि 2 फेजेस इन्वॉल्व हैं, सॉलिड और गैशियस फेज। तो इस तरह के केमिकल इक्विलिब्रियम के रिएक्शन को हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को एक मैथमेटिकल फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास एक लॉ है, ठीक है। एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय C.M. गोल्डबर्ग एंड P. वाग इन 1864। According to this law, the rate at which a substance reacts is proportional to its active mass, and the rate of chemical reaction is proportional to the product of the active masses of the reacting substances। के rate means कि जो speed of the रिएक्शन है जिस पे एक सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करता है वो किस चीज़ के इक्वल है, उसके एक्टिव मास के, यानी उसी सब्सटेंस के एक्टिव मास के इक्वल प्रोपोर्शनल है। और वो रेट केमिकल रिएक्शन का यानी स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस जो है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के उनके प्रोडक्ट के इक्वल है वो रेट, ठीक है। तो द टर्म एक्टिव रेफर्स टू द मोलर कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स पर dm क्यूब इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन। तो एक्टिव से हम क्या मतलब लेते हैं कि एक्टिव मीन्स के मोलर कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स पर dm क्यूब इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन। तो अब हम कंसीडर करते हैं एक केमिकल रिएक्शन को। तो हमने एक केमिकल रिएक्शन लिया है A प्लस बी गिव्स अस C प्लस डी, और KF जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को डिनोट करता है, जबकि KR जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को डिनोट करता है। तो हम पहले फॉरवर्ड रिएक्शन को देख लेते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the active masses of या concentration of A into concentration of B। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करके हम इक्वालिटी का साइन लेते हैं और KF को यूज़ करते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू KF इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू द कंसनट्रेशन ऑफ B। इसी तरह हम रिवर्स रिएक्शन के देख लेते हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ C इंटू कंसनट्रेशन ऑफ D, एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR इंटू कंसनट्रेशन ऑफ C इंटू कंसनट्रेशन ऑफ D। और ये जो एक प्रोपोर्शनलिटी और इक्वलिटी के इक्वेशंस हैं ये हम इसी डेफिनेशन को देखकर बनाते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम पे हम जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम यही वैल्यूज पुट कर लेते हैं KF इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू KR इंटू कंसनट्रेशन ऑफ C इंटू कंसनट्रेशन ऑफ D। तो अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। तो कंसनट्रेशन ऑफ C इंटू कंसनट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू KF बाई KR एंड दिस इज इक्वल टू KC, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास K फॉरवर्ड बाई K रिवर्स जो है वो हमारे पास KC के इक्वल है, विच इज़ नोन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेयर KC इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ where Kc is the ratio of the rate constants Kf by Kr and it is known as the equilibrium constant of the reaction, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये equilibrium constant आ गया है। the ratio of the product of the molar concentration of the products to that of the reactants। और equilibrium constant की हमारे पास definition क्या है कि it is a ratio of the product of the molar concentration of products to that of the reactants। For a more general reaction, A plus B gives us C plus D, then the equilibrium constant will be concentration of C to the power C into concentration of D to the power D divided by concentration of A to the power A into concentration of B to the power B।
The value of Kc is independent of the initial concentrations of the reactants and products but changes only with the changes in temperature. K हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये इंडिपेंडेंट है उसके इनिशियल कंसंट्रेशन बोथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता Kc, बल्कि इट चेंजेस ओनली विद द चेंजेस इन टेम्परेचर कि जैसे जैसे टेम्परेचर में हमारे पास चेंज आएगा तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होगी. For a gaseous equilibrium, the concentration of gases are expressed in terms of their partial pressures at any given temperature. कि जब हम gaseous equilibrium को देखें तो हमारे पास जो concentration of gases है उनको हम partial pressures में partial pressure से डिनोट करते हैं. तो हमारे पास equilibrium constant किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे? The equilibrium constant Kp is expressed as Kp is equal to partial pressure of C to the power C into partial pressure of D to the power D divided by partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B. तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट Kp की वैल्यू होगी. इसके बाद है हमारे पास इफ द कंसंट्रेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस देन Kx इज गिवन बाय एज कि अगर हम मोल फ्रैक्शंस में इसको डिनोट करें तो Kx इज इक्वल टू mole fraction of C to the power C into mole fraction of D to the power D divided by mole fraction of A to the power A and into mole fraction of B to the power B. In terms of number of moles, यानी अगर हम number of moles में equilibrium constant को ले, the equilibrium constant Kn is given as Kn is equal to number of moles of C to the power C into number of moles to the power D into to the number of moles of D to the power D divided by number of moles of A to the power A into number of moles of B to the power B. तो ये थी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस. और इसी के साथ हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.